गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट 36 है सोशल साइंस की। डेट 26 सितंबर 2020। आज की जो वर्कशीट है वो हमारी अर्थशास्त्र की बुक में से है। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती, जिसमें आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट नंबर 36 निर्धनता एक चुनौती भाग 3। इससे पहले आप भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि हमारे देश में निर्धनता का स्तर बहुत अधिक है। 21% आबादी हमारे देश की निर्धन है, जो कि हमारे बहुत सारे पड़ोसी देशों से भी ज़्यादा है। इसलिए हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। आइए आज की वर्कशीट देखते हैं हम। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, जब हमने अपने विकास की बात की है तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम निर्धनता को समाप्त करें, क्योंकि जब तक अगर निर्धनता ज़्यादा है तो हमारे विकास की दर कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। सरकार द्वारा इसके लिए 2 प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि मीन्स विकास, आर्थिक विकास। और दूसरा, लक्षित निर्धनता निरोगी कार्यक्रम। इसमें क्या होता है कि निर्धनता को हटाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो निर्धनता के लिए हटाने के लिए आवश्यक हैं। अब 1980 के दशक के आरंभ तक 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। आप पिछली वर्कशीट में भी देख चुके हैं कि 1980 तक हमारे देश में विकास की जो दर थी वो बहुत धीमी थी। हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि एक व्यक्ति की जो इनकम है, वो बहुत कम थी। 1950 के दशक से 1980 के दशक के आरंभ तक निर्धनता 45% बनी रही। कितनी? 45। और ये बहुत ज़्यादा है। और हमने ये भी देखा कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को वो छोड़कर गए तो हमारा देश पूरी तरह से निर्धनता की तरफ जा चुका था, क्योंकि वो हमारा सारा धन लूटकर ले गए थे। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से एक थी। ठीक है, अब 1947 से लेके 1980 तक हमारे विकास की दर बहुत कम थी, लेकिन 1980 के बाद हमारे देश की जो समृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होने लग गया। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जितना ज़्यादा विकास का दर होगा उतनी ही निर्धनता हमारी कम होती जाएगी। आर्थिक समृद्धि, विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। ठीक है, जितना ज़्यादा विकास होगा उतनी ही निर्धनता कम होती जाएगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, जितना विकास होगा उतना ही हम मानव विकास कर पाएंगे, और जितना मानव विकास में हम निवेश कर पाएंगे उतने ही हमारे संसाधनों तक हमारी पहुंच बढ़ती चली जाएगी। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोगों में ये भावना जागृत होती है कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो वो आगे चलकर बहुत अच्छे से अपने लिए या अपने देश के लिए कार्य कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा शिक्षा का स्तर जितना ज़्यादा ऊंचा होगा किसी भी देश में, उतना ही गरीबी कम होती जाएगी और विकास उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ठीक है, अब सरकार ने निर्धनता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए, जैसे कि सबसे पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार अधिनियम 2005। ठीक है, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया हुआ है सरकार ने। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूर रोज़गार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का सबसे पहली पॉइंट क्या है कि इसमें जो भी काम करने योग्य व्यक्ति हैं उन सभी को मिनिमम 100 डेज़ का वर्क दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई एवं
मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है कि पहले तो 100 दिन का इनको रोज़गार प्रदान होगा और उसमें से 1/3 यानी कि 33% जो रोज़गार है वो किसके लिए सुरक्षित है? महिलाओं के लिए। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर 281 प्रतिदिन तक तय किए गए थे। ठीक है, मतलब प्रतिदिन इनको इतना मजदूरी दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोज़गार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। ठीक है, कोष मीन्स एक ऐसी उसकी स्थापना होगी जहां पर इनको जिससे इनको ये धन दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोज़गारी भत्ते का हकदार होगा। ठीक है, अब जिसको भी रोज़गार चाहिए उसको पहले आवेदन देना है। ठीक है, आवेदन मीन्स उसको एक पत्र भरना होगा कि मुझे रोज़गार चाहिए, और उस पत्र भरने के अगर 15 दिन तक उस व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल पाता है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से क्या मिलेगा? बेरोज़गारी भत्ता। यानी कि सरकार उसको तब भी पैसा देगी क्योंकि वो सरकार उसको काम नहीं दे पाई है, तो उसके बदले में उसको क्या देगी? बेरोज़गारी भत्ता। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोज़गार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जितने भी ग्रामीण निर्धन हैं जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता है और जो शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं उन्हें ये कार्यक्रम में नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोज़गार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है। अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम्स की बात करी वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थे। अब 1993 में एक प्रधानमंत्री ग्रामीण रोज़गार योजना का लागू किया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहर दोनों में ही शिक्षित बेरोज़गार मीन्स एक व्यक्ति जो शिक्षित है उसके पास पूरी नॉलेज है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो योजना थी ये उन व्यक्तियों के लिए थी कि वो अपना स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकें। स्वरोज़गार मीन्स खुद अपना रोज़गार बनाना। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती। छोटे छोटे अगर उन्हें कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करने हैं तो उनको उनके लिए सहायता दी जाती थी। उसके बाद 1995 में शुरू किए गए ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोज़गार के अवसर सृजित करना है। 1995 में भी एक और योजना लाई गई जिसमें छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार के अवसर बनाने की बात कही गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना का क्या लक्ष्य था कि जितने भी निर्धन परिवार हैं उनको बैंकों से या सरकारी सहायकी योजनाओं से उनको वो मिल सके ऋण और इस तरह से वे निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकें। उसके बाद नेक्स्ट योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रहने की जगह हो गई, सुरक्षित पेयजल, गाँव में बिजली, इन सभी चीज़ों के लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को मदद प्रदान करती है। अंत्योदय अन्न योजना अत्यंत निर्धनों के लिए चलाई गई योजना है। ठीक है, अभी जो लास्ट योजना है अंत्योदय अन्न योजना, जो निर्धनों में भी निर्धन व्यक्ति हैं, ये योजना उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं निर्धनों के लिए ताकि वे निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकें, जिसमें उनको काम दिया जा रहा है।
ठीक है, और उनको शिक्षित जो बेरोज़गार हैं उनको छोटे छोटे बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के लिए मदद दी जा रही है, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी की जा रही हैं। तो इस तरह से सरकार ने बहुत कोशिश करी कि वे निर्धनता रेखा से लोगों को ऊपर ला सकें। लेकिन सभी योजनाओं के चलाने के बावजूद भी हमारे देश में निर्धनता अभी भी बहुत अधिक है। पहले 45% थी, अभी भी हम देख सकते हैं कि 21% लोग निर्धन हैं। तो इसमें यही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो योजनाएं हैं वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाई। अब क्या क्या चुनौतियां हैं? भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ राज्य और कुछ हमारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुत असमानता है। कुछ राज्य हमारे बहुत गरीब, जिसमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें गरीबों की संख्या कम है। ऐसा ही ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए भी कहा जा सकता है। देश में निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उस टाइम से जो शिक्षा शुरू होती है वो निःशुल्क होनी चाहिए, यानी कि उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के द्वारा ही संभव हो सकेगा। ठीक है, निर्धनता हमारी कैसे समाप्त हो पाएगी? अगर हमारी विकास दर बहुत अच्छी रहे, सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, जो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही है उसमें गिरावट आए, और जो महिलाएं और समाज के बाकी जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सशक्त किया जाए। ठीक है, निर्धनता का अर्थ जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ तक होना चाहिए? मानव निर्धनता तक। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा, रोज़गार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान है? ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि हो सकता है लोगों के पास भोजन जुटाने का पूरा सामर्थ्य हो, लेकिन क्या ज़रूरी है कि उन लोगों के पास शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी हैं? तो हो सकता है कुछ लोग अपना भोजन तो जुटा पा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो और मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जैसे शिक्षा, घर, स्वास्थ्य, वे नहीं हैं। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है, इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसे बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ठीक है, निर्धनता दूर करने के लिए सिर्फ यही नहीं करना कि लोगों को भोजन देना है या उनकी इनकम बढ़ानी है। जीवन जीने के लिए इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं हमें, जैसे शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, रोज़गार के अवसर होने चाहिए, लोगों के मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें भी मिसिंग हैं तो एक व्यक्ति बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो सुरक्षित महसूस करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो निर्धनता हटाने के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? स्टार्टिंग में ही वर्कशीट के हमने पढ़ा था। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, समृद्धि मीन्स विकास। ठीक है, जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही निर्धनता कम होती जाएगी। दूसरा क्या है? लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जितने भी कार्यक्रम सरकार ने चलाए वे सभी निर्धनता का उपाय करने के लिए चलाए गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? पहला पॉइंट, आर्थिक विकास से निर्धनता में कमी आती है। दूसरा, आर्थिक विकास से रोज़गार और आय में बढ़ोतरी होती है। तीसरा, आर्थिक विकास से निर्धनता कम करने में सहायक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती है।
ठीक है। तो आर्थिक विकास से निर्धनता में तो कमी आएगी ही आएगी, साथ में हमारा रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, आय में बढ़ोतरी होगी, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की हमें आवश्यकता होती है वे भी इससे हमारी पूरी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, मनरेगा कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, मज़दूरों को कम से कम 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना। सेकंड पॉइंट, सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय करना। तीसरा, 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, यानी कि 33%। चौथा, विभिन्न राज्यों के अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी तय करना। पाँचवा, कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर यदि रोज़गार प्राप्त नहीं कराया गया तो उसे बेरोज़गारी भत्ता देना। इस प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत सतत विकास द्वारा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं। पहला पॉइंट, युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग आरंभ करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, अगर वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो इन योजनाओं से उनको फ़ायदा होगा। दूसरा, इसके माध्यम से वे स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, जब वो अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करेंगे तो अकेला बंदा तो बिज़नेस नहीं चला सकता, तो जब वो अपना बिज़नेस सेटअप करेंगे तो वो साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी रोज़गार प्रदान करेंगे। थर्ड पॉइंट, शिक्षित लोगों की बेरोज़गारी में कमी आएगी। फोर्थ, उद्यमिता की भावना का विकास होगा। फिफ्थ, व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं प्रदान करना, यानी कि जो जो उसकी निपुणता है, अगर मैं किसी चीज़ में निपुण हूँ या आप किसी चीज़ में निपुण हैं तो आपको उसके अनुसार ही अपनी सेवाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा। प्रश्न 5, आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसे रोका जाए, वो कम होगी तो अपने आप निर्धनता हमारे देश की कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना तथा उन्हें समानता का दर्जा देना। फोर्थ पॉइंट, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाना। फिफ्थ पॉइंट, श्रमिक वर्गों के लिए नियमित रोज़गार उपलब्ध कराना। उनमें अब अगर निर्धनता ज़्यादा है तो वो सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि उनका रोज़गार नियमित नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न 6, भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन आवश्यकताओं को आप महत्व देंगे और क्यों। भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य कई आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य के लिए मात्र भोजन ही आवश्यक नहीं, वरन विकास के लिए विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार की सुरक्षा, आत्मविश्वास, सम्मान तथा समानता आदि। एक व्यक्ति के लिए भोजन से भी महत्वपूर्ण सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना होता है। ठीक है, अगर आप सम्मान नहीं मिल रहा आपको जीवन में तो आप अंदर ही अंदर हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सम्मानपूर्वक जीवन मिले। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, तो भोजन और आवास के अलावा हमारी और भी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। तो ये आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप सभी आज ही इनको करके अपने अपने टीचर्स को भेज देंगे। धन्यवाद।